वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग। इस एपिसोड के अंदर गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए इस प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फॉर्मेट में और इसके बारे में सोचिए। आप कोशिश कीजिए कि आंसर आ जाए। आपको जितना टाइम लगता है, टाइम के लिए बिल्कुल भी बाउंडेशन मत रखिए। आपको जितना भी टाइम लगे, टेक योर टाइम, ठीक है। और ये पूरी सीरीज़ जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए है। तो यदि आप इसको मेंस के हिसाब से देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखिए बेटा, ठीक है। और एडवांस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है हर एक प्रॉब्लम में, जितनी भी एंगल होते हैं। इस वजह से इस सीरीज़ की प्रॉब्लम आपको थोड़ी एकदम यूनिक मिलेगी। जब सीरियस जेई एस्पिरेंट हो तो आपके लिए इससे बढ़िया सीरीज़ कुछ नहीं होगी, ठीक है। इस उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप सब ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो अब चेक करते भाई। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और ये दो अलग अलग मीडियम से फिल किया हुआ है। एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 जिसे आप A बोल रहे हो। और जो सेकंड पोर्शन है B, इसका आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और कंडक्टिविटी सिग्मा 2, ठीक है। और कैपेसिटर को एक आइडियल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आपस V है। और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। अब पहले पार्ट में हमें पूछा है कि A वाले मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मटेरियल्स। यहाँ पे टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ये हमसे पूछी गई है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो पहले वाला पार्ट है वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अलग अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे सिंप्लीफाइड वे पे बात करता हूँ जो आपको जल्दी समझ आता है, उस पर स्टार्ट करते हैं। ये सिचुएशन है। आप बोल सकते हो सर यहाँ पे इधर वाले पोर्शन का एक रेजिस्टेंस होगा। यदि मैं उस रेजिस्टेंस को R1 बोलूँ तो रेजिस्टेंस R1 क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 होगा आपके पास लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी एंड सरफेस एरिया। तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A मान लेता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा इस मटेरियल का, करंट आपके पास इस तरीके से फ्लो हो रही बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट का हो जाएगा D2 सिग्मा 2 एरिया A। और ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। इस वजह से यदि R इक्विवेलेंट की बात हो तो मैं R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ D1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस D2 अपॉन सिग्मा 2 1 अपॉन A, ठीक है, R1 प्लस R2। तो यहाँ से आप सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की बात कर सकते हो। ये करंट यदि I जा रही है तो आप ओम्स लॉ से लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR से एक रिलेशन लिख सकते हो ना। तो करंट I कितनी हो जाएगी, सर्किट से फ्लो होने वाली करंट। तो सर्किट से फ्लो होने वाली करंट लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो A ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बनेगा D1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस D2 अपॉन सिग्मा 2। आप एलसीएम ले लीजिए। VA ये हमारे पास बनेगा D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1 और सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन होके, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने सही किया हुआ है, यहाँ तक किसी से मिस्टेक नहीं हुई हुई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही करो, नहीं भी करते हो डायरेक्ट आप जनरल फॉर्म ऑफ ओम लॉ से भी कर सकते हो जहाँ पे R इक्विवेलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दी क्लिक करता है दिमाग में। अच्छा, करंट क्यों निकाल रहे हैं? करंट इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ से यदि मैं कोई भी एक डिस्टेंस ले लेता हूँ, सपोज x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E तो चाहिए मेरे को,
और यहाँ पे करंट डेंसिटी थी मैं जे मान लेता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो करंट डेंसिटी जे होगी इट इज़ कंडक्टिविटी सिग्मा 1 मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन होने वाला है। और करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ करंट डिवाइड बाई एरिया, और यहाँ से देखो करंट अपॉन एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, V सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई D1 सिग्मा 1 D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा x डिस्टेंस पे जो कि मीडियम 1 के अंदर है, वो आ जाएगा V सिग्मा 2 डिवाइड बाई D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1। सिमिलरली यदि आपको, ये तो बेसिकली मीडियम 1 के अंदर पूछा जा रहा है जो कि यूनिफॉर्म पूरे मीडियम एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि सेकंड वाले मीडियम बी पे पूछा होता, ये तो ए वाले मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, बी वाले में पूछा होता तो सिमिलरली आप लिख सकते थे V सिग्मा 1 डिवाइड बाई D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, तो पहले पार्ट का आंसर है डी। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने सही सोचा होगा, ज़्यादा उसमें टफ है नहीं। सेकंड वाला पार्ट यही टफ है जिसके लिए अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट ने पूछा था कि टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। आराम से देखिएगा बेटा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, तो आप सोचो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई ए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक गॉसियस सरफेस इमेजिन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। आप देखिएगा मैं एक गॉसियस सरफेस की बात कर रहा हूँ, एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहा हूँ इस तरीके से, क्लोज गॉसियस सरफेस बाउंड्री के पास में ऐसे। इसका विड्थ कुछ भी मान लीजिए, जैसे एल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने से पोर्शन पे यदि मैं बात करूँ, आप क्यूबॉइड शेप में इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स में आप देखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई बी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई ए, और दोनों जगह एरिया इक्वल है, तो मैं लिख दूँ ई बी माइनस ई ए मल्टीप्लाई बाई, ये आपस ई बी मल्टीप्लाई बाई एरिया ए, ये तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और ई ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये आपके पास नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स फाई को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों सरफेस पे कितना डिफरेंस है मल्टीप्लाई विद सरफेस एरिया, ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बाकी जो 2-4 सरफेस बनेगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 2 ही सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी 4 सरफेस की क्यूबॉइड की बात नहीं हो रही, वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। अच्छा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो लिखा होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एक पंगे वाली बात आती है भाई। ठीक है, आप जनरली ऐसे देखते हो ना, एनक्लोज चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ देखते हो और कई बार एप्सिलॉन लिखते हो। अब ये डाउट आता है कि नीचे क्या लिखा जाए, यहाँ में एप्सिलॉन लिखना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिए। तो बेटा दोनों ही करेक्ट है, वो सिचुएशन के बेसिस पे। ठीक है, यदि आप ये वाला जो एनक्लोज चार्ज ले रहे हो, इफ दिस इज टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का क्या मीनिंग है वो बताता हूँ। टोटल चार्ज का मतलब ये हुआ कि आप फ्री चार्ज जिनकी वजह से करंट दौड़ती है, ठीक है, फ्री चार्ज, इवन जो आप बोलते हो ना, जैसे किसी एक बोल रहा हूँ क्यूब, एक मतलब स्फीयर को मैंने एक चार्ज दिया है, ठीक है, आप जो भी चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो वो वाले चार्ज को मैं फ्री चार्ज का नाम दे रहा हूँ। तो यदि आप टोटल चार्ज लिख रहे हो जो कि बेसिकली फ्री चार्ज प्लस एक आपके पास जो बाउंडेड चार्ज होगा, यानी कि मीडियम के पोलराइज की वजह से
चार्ज अपीयर होगा, इंड्यूस या पोलराइज चार्ज बोल दूँ मैं, इंड्यूस या पोलराइज चार्ज, ठीक है। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ पे डाइपोल के रीअरेंजमेंट की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा, जो चार्ज अपीयर होगा वो चार्ज, तो दोनों चार्ज मिला के इफेक्टिवली कितना चार्ज है किसी सरफेस पे वो देखा जाए यहाँ पे एनक्लोज चार्ज के अंदर आपको, तो नीचे आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट। ऊपर आप सिर्फ फ्री चार्ज लिखोगे तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। इस बात को याद रखिएगा भाई। आप सिंपली सोचो, जैसे मैं बोलूँ कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर को मैंने क्यू चार्ज दिया है, वहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक ये स्फीयर है और इसको मैंने क्यू चार्ज दिया है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो जब क्यू लिख रहे हो तो आपको लिखना चाहिए के, यानी कि आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप इस क्यू की बजाय ये वाला क्यू प्लस यहाँ पे जो मीडियम के पोलराइज होने की वजह से जो चार्ज रहेगा वो वाला चार्ज दोनों लिखते हो तो फिर आपको एप्सिलॉन आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी बात जो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से इतना डीप में अपन बात करते नहीं हैं, ठीक है। बाकी ये नज़ारा होता है, समझ में आई बात आपको। तो जब भी आप टोटल चार्ज लिखते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, और जब आप टोटल चार्ज लिखने के बजाय सिर्फ फ्री चार्ज लिखते हो तो आप एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं, वो लिखोगे। अब देखो ये बस इतना सा, यही कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, बाकी सारा पार्ट आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप ए को उधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो ये आ जाएगा ई बी माइनस ई ए मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड, अगेन बोल रहा हूँ टोटल चार्ज डिवाइड बाई एरिया, तो ये आपस टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जाएगी, टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब देखिए ई बी और ई ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, तो इन दोनों के जब डिफरेंस देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1, यही मिलेगा मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही पूछा गया ना, तो ये देखो भाई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करो। तो जब ऑप्शन चेक करते हो तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस एक और प्रॉब्लम ये आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और यदि आपको सच में ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तब लाइक ज़रूर कीजिएगा।